हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सेंट्रल एरिया डस्ट ऑफ स्नो। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का पेपर देने जा रहे हैं तो 23 फरवरी को यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सेंट्रल एरिया जो है 3 नंबर की, ये फिक्स है नंबर है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा सेंट्रल एरिया से। और आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़, डस्ट ऑफ स्नो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इसको आप तैयार कर लीजिए, 3 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और एक सेंट्रल आइडिया और भी आपको दूंगा, फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस से एक सेंट्रल आइडिया आपकी ज़रूर टचअप हो जाएगी। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें ताकि आपका 3 नंबर जो बनने वाला है वो छूटे ना। 23 फरवरी को बिल्कुल सेम इसी तरह से सेंट्रल आइडिया इसमें की पूछी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से जो है दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से कितना लाइन है, 1 2 3 4 4 लाइन लिखना है। या 4 लाइन में आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या आप नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि ईजी तरीके से कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, ईजी तरीके से कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी सेंट्रल आइडिया अगर हमको लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पहले ये लिखना है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। द सेंट्रल आइडिया, वो क्वेश्चन पेपर में भी सेंट्रल आइडिया से लिखा रहेगा। स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, साफ सुथरा लिखना है, आपको सही लिखना है। क्योंकि एग्जामिनर गलत वर्ड देखने पर नंबर काट लेता है, तो स्पेलिंग में ज़्यादा मिस स्पेल्ड ना हो। ठीक है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इतना तो आप लिख ही लेंगे। जिस पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें डस्ट ऑफ स्नो की बताया हूँ, डस्ट ऑफ स्नो, उसको थोड़ा सा आप वहाँ पर ब्लैक पेन से, नीली से आप लिखेंगे तो वहाँ ब्लैक से दिखा दीजिएगा इसको, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसकी नज़र वहाँ पे पड़नी चाहिए कि आपने कौन सी सेंट्रल आइडिया लिखा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर खुश होता है और आपको मार्क्स अच्छे देता है, कोई नंबर कटिंग नहीं करता। और जैसे कि आप एक साथ लिख देते हो, उसको ढूंढने में दिक्कत आएगी तो फिर नंबर वो काटना चालू कर देगा। ठीक है, तो इज कंपोज्ड बाई, ध्यान ये देना है कि जो भी सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है उस पोएम का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम है। और उससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर जो पोएम है, मतलब कि जो उसका पोएट है पोएम का, वो आपको पता होना चाहिए किसने इसको लिखा है। तो कंपोज्ड बाई, जैसे कि इसके डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस दोनों पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो अब इसके बाद इन्होंने इस पोएम में कहा क्या है, बिल्कुल 3 लाइन में मैंने बताया है। पहले लाइन में तो पोएम का नाम और पोएट का नाम मैंने बता दिया, तो ये बताना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अब उसके बाद उसमें उसने क्या लिखा है उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट अप्रिसिएट्स ना, और कि द पोएट मतलब कवि, अप्रिसिएट्स मतलब होता है प्रशंसा करता है। जैसे ये हार्ड वर्ड है, अप्रिसिएट्स आया है, तो आप अगर इस चाहें तो हम एक वर्ड और बता दे रहे हैं आपको, प्रेज, PRAISES, प्रेजेस। अगर आपको लगता है कि हार्ड है तो प्रेज की जो मीनिंग है वही अप्रिसिएट, क्योंकि प्रेज मतलब प्रशंसा करना, अप्रिसिएट मैंने प्रशंसा करना। तो आप प्रेजेस भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसकी पर वो प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ द स्नो पार्टिकल्स। ब्यूटी तो छोटा वर्ड है, कोई बहुत बड़ा वर्ड तो है नहीं। स्नो पार्टिकल की वो प्रशंसा करता है। फिर क्या करता है, ये पोएम आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये कौवा जो है धतूरे के पेड़ पे जो बैठा रहता है, डाल को हिला देता है, बर्फ़ के कण मतलब कभी पे गिर जाते हैं ना। तो ये देखिए हमने लिखा है द क्रो मतलब कि कौवा, शेक्स हिलाता है, द ट्री पेड़ को, द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के जो कण होते हैं क्या होते हैं, फेल फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, यानी धतूरे के पेड़ से गिर जाते हैं, मतलब कवि के ऊपर गिरते हैं। तो द पोएट बिकम सैड, द पोएट बिकम्स, यहाँ एस लगा दीजिएगा, बिकम या फिर बिकेम होना चाहिए, कवि दुखी हो जाता है। बस इतना सा लिखना है। क्या आप इतना नहीं लिख सकते? तो इतना ज़रूर लिखना सीखें। ठीक है, अब 23 को आपको पेपर होने वाला है, तो ये मान के चलिए कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो तो देगा ही 99% मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, 1% नहीं कह सकता, हो सकता है फायर एंड आइस दे भी दे दे।
लेकिन इन 2 पोएम में से एक पोएम वो ज़रूर सेलेक्ट करेगा, ये बात तो तय है। ठीक, अब रही बात और भी पोएम, जैसे आप जानते हो कि सर जैसे कि इम्पोर्टेंट है ए टाइगर इन द जू वाली पोएम है, उसमें का आप देख सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं तो। बाकी आप 2 ही पोएम में फंसा लेंगे उसको, 3 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। एक पोएम का नाम है अमांडा, अमांडा वाली पोएम है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। मतलब ये है कि कंप्लीट तैयारी, और बाकी जो है यहाँ 2 पोएम में ही आपका काम हो जाएगा। ये तो पेपर होने के बाद खुद आपको पता चल जाएगा कि सर आपने क्या बताया था सही है या फिर नहीं सही है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश की टीचर हैं। और आपको बता दूं कि कई सालों से हम लोग पेपर देखते आ रहे हैं कि देखिए, चाहे वो हिंदी हो कि इंग्लिश हो, पहले और दूसरे में से एक को एग्जामिनर ज़रूर सिलेक्ट करता है। तो देखिए इसमें धोखा कब होता है आपके साथ, जैसे मान लीजिए आपने डस्ट ऑफिसनो याद कर लिया फॉर एग्जाम्पल, समझिएगा पहले। अब उसके बाद एग्ज़ाम में डस्ट ऑफिसनो का नहीं दिया, फायर एंड आइस दे दिया, तो आप तैयारी तो डस्ट ऑफिसनो की करके गए हो, लेकिन फायर एंड आइस दे दिया, ठीक है। अब दूसरी जगह एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ और जगह बना सकता है, कहाँ पर? जैसे कि आपने फायर एंड आइस तैयार किया, उठा के दे दिया डस्ट ऑफिसनो, तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो कोई एक सेंट्रल आइडिया पे आप कमांड नहीं कर सकते, जो बात है वो क्लियर बता दे रहा हूँ। तो डस्ट ऑफिसनो, फायर एंड आइस 2 पोएम आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, तभी आप उसको फंसा पाएंगे, नहीं तो आपको खुद फंसा देगा वो, ठीक है। तो 2 पोएम 100% याद हो, बाकी एक आध एक्स्ट्रा याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 2 में ही आप उसको फंसा लोगे, ठीक है। और ये तो खुद पेपर देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर आप क्या बोले थे, डस्ट ऑफिसनो फायर एंड आइस में से एक जरूर दिखाएगा, बाकी और अमांडा का दे देगा, टाइगर इन द जू दे देगा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल है, बहुत सारी पोएम जो है उसमें से कोई उठा के रख देगा। तो ये होता है एग्जामिनर का मेथड, मतलब कि एग्जामिनर का माइंड पढ़ना, क्योंकि इतने सालों से हम लोग जो देख रहे हैं ना, तो उसमें यही चीज़ जो है देखी जाती है। बाकी बच्चे हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो हम टीचर के थ्रू से उनको नॉलेज मिलता है, और बच्चे भी ऐसे टीचरों का भी सम्मान करते हैं, ठीक है। तो और हम लोग भी उस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई मिस ना हो और कोई दिक्कत ना आए, ताकि बच्चे मतलब उसको अच्छे से मतलब पेपर दें, और ताकि उनका परसेंटेज अच्छा बने। देखिए पास होने को तो कोई भी पास हो सकता है, लेकिन बात आती है परसेंटेज की। तो परसेंटेज अगर आपको बनाना है तो उस पूरे पेपर में देखना है, सेंट्रल एडीए ही नहीं है, पूरे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, पूरी जानकारी इसकी है मैं और वीडियोज़ में मैंने दिया है, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं वीडियो को बना दूंगा, आप लोग का कमेंट जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर दूंगा। बाकी हमारे इस चैनल पर गोल्डन फ्यूचर 07 पर बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हमने की है, वहाँ से अगर आप क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए हमने किया है, वहाँ से आके देख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का है, टेंस का है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी आप, और एक्टिव पैसिव भी आपके यहाँ आएगी, डायरेक्ट भी आएगा पेपर में, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, हो सकता है उसका रिप्लाई मैं सेंड भी कर दूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब ज़्यादा ना बात करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ, और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। कोई भी हेल्प चाहिए ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक के साथ। ओके बाय।